दर्शन के पैरोकार सामाजिक न्याय के छत्रपति साहू महाराज करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों, कर्मचारी, मजदूरों के नेता, उनके मार्गदर्शक, उनके मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, मां अवंतिका बाई होलकर, मां झंकारी बाई, मां रमाबाई, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार यादव, जिनको मैं संघर्ष के नायक के तौर पर देखता हूं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इनको बिहार का लेनिन भी कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, महामना राम वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू सिंह जोशिया, संतराम जी प्रजापति, बर्मानंद लोधी जी, मानव कीरा भानावाल्मीकि और मानव शास्त्री काशीराम जी को भी नमन करता हूं। और अगर बिहार में आके श्रद्धेय बाबू जगजीवन राम को भी आप याद नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो मैं बाबू जगजीवन राम साहब को भी नमन करता हूं, उनको भी याद करता हूं, क्योंकि उनका योगदान भी कम नहीं है। आपके पास टीका जितना योगदान उनका है, हाशिए पे पड़े समाज को सरकारी नौकरी देके जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया है, ये भी कोई और शायद नहीं कर सकता। या ये कहिए कि संसद में किसी और नेता को पूरा मौका ही नहीं मिला कि वो इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ा पाता। मुझे एक पर्ची दी गई है जिसमें लिखा गया है कि भोजपुरी के ये दो शब्द में जरूर कहूं, ठीक बात सर। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं, जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक रहेगा। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास सर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। आज का ये महान देश जिसमें मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस और तृतीय अधिवेशन की आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। प्यारे साथियों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। मैं दोनों हाथ मिलाकर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, मैं भी साथ साथ मैं इस नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये बीमारी के लोग कहां से आते हैं। अब मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है,
उसका सर अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों के जाता है। मैं इस मंच पर धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया, सीनियर लीडर से कहा कि आपको बोध गया जाना है, बोध गया को मुक्त कराना है, बोध गया की शक्ति, बोध गया की ताकत वो दुष्टों के हाथ में देना है। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और ये तय हुआ कि जून में 12 जून को 12 मई कोई बड़ा आयोजन होगा और तुम लाखों लोगों को लेके हमें बहुत बड़ा पहुंचना है। लेकिन फिर देश में वार आ गई, हमारा देश पहलगाम का हमला हमारे लोगों पर हुआ, बताया गया कि धरा पूछ के मारा गया और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं थे। इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया और बाद में जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महामीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाई आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ थे सुनील, अगर थोड़ी देर और मौका मिल जाता तो शायद आसिफ सुनील को पाकिस्तान छोड़कर ही निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कश्मीर में तो करोड़ मिलेगा लेकिन पाकिस्तान में जरूर जाना है। शेड्यूल के जिन लोगों को जमीन नहीं है उनको जमीन भी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मीडिया के चैनल में बैठे एक्सपर्टों ने तो इस तरह का माहौल बनाया, ऐसा लगा कि यहां से घुस गए हैं, सूत्रों द्वारा पता लगा यहां से घुस गए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वॉर भी ना हो, क्योंकि वॉर किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं, वॉर में जान जाता है, आर्थिक नुकसान होता है, बंटवारे होते हैं, दूरियां पैदा होती है, लेकिन अगर मीडिया का बस चले तो ये वॉर करवाता है। इसलिए उस दिन मैंने महान मीडिया के आगे नाम किया और ये तय किया कि इनकी सारी बातों पर भरोसा नहीं करता। प्यारे साथियों, आज हम ये अधिवेशन जो मैंने आपको विषय बताया कि 12 मई को जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि वोट जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो सीनियर कमेटी ने तय किया कि हम लोग अधिवेशन बिहार में करेंगे और पूरी कमेटी की हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने अधिवेशन बिहार में और अधिवेशन बिहार में भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर से बहुत बड़ा हॉल नहीं मिला क्योंकि अधिवेशन सुबह में नहीं होगा, अधिवेशन तो हॉल नहीं होगा, कोई हॉल नहीं लगना पड़ा और फिर परमिशन को भी दिक्कत हुई। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार के भाई मोदी जी को, विदेश जी को, राम प्रधान जी को और मेरे प्यारे भाई कमल सिंह वालिया जी को, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ रहने मेहनत करके इस अधिवेशन को सफल बनाने का काम किया। और मैं अपने
भाई अनिल जी को, भाई सुनील जी को, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम किया। किस तरह से कार्यक्रम सफल हो इसमें पूरी ताकत लगाई। कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, समय कमी पड़ा रहा, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं देश भर से चल के आया, कहीं प्रदेश से 4 लोगों से 6 लोगों से 10 लोग, जो थोड़े थोड़े 10% लोग देश भर से आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे बीमार में आजाद समाज पार्टी के नेता हो, चाहे हमारे बंगाल के नेता हो, चाहे हमारे झारखंड के नेता हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता हो, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथी, चाहे हमारे महाराष्ट्र के साथी, राजस्थान और चाहे आसाम के साथी, उत्तराखंड के साथी, छत्तीसगढ़ के साथी, तमाम हमारे साथियों ने जो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ लाकर अपनी लीडरशिप का जो प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे लीडरशिप के साथ महिला नेतृत्व का भी धन्यवाद और अशोक जी, तोमर साहब, रविंद्र भाटी जी और हमारे राष्ट्रीय समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मेरे भाई नहीं होते तो भीम आर्मी का काम इतना मजबूत नहीं हो पाता। क्योंकि व्यक्ति के कार्य की कदर होनी चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। प्यारे साथियों, मैं भीम आर्मी के विषय में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। भीम आर्मी कहाँ बनी, कैसे बनी, इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मोस्ट चीजें आप लोग जानते हैं जरूर। लेकिन अगर पूरे भारत में कोई ऐसा संगठन है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, अगर इनकी संयुक्त लीडरशिप अगर किसी के पास है, अनेक संगठन में अगर किसने लीडरशिप करने का मौका दिया, नेतृत्व दिया, तो ये अगर किसी ने काम किया है तो उनकी बात में हमारे यहाँ जो अमर ज्योति जी हमारे नेता नेतृत्व करते हैं, वही राजस्थान में जितेंद्र अग्रवाल साहब नेतृत्व करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा संगठन और एक ऐसे समय में बना है 2014 में, जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों पे आई और भारतीय संविधान में खतरा बन रहा था। मैं जो बात कह रहा हूं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, संविधान का हाथ में पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म होता था, मार कर लटकाया जाता था, राजस्थान में जुल्म अत्याचार होता था, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहमानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और बड़े बड़े नेता डरते या तो इन्हें भूल गए या राजनीति को कमजोर करके पीछे बैठ गए। अगर कोई था जिसको जान की परवाह नहीं, जिसको अपनी मान की परवाह नहीं, जिसको अपने बच्चों की परवाह नहीं, जिसको अपने सरकार की परवाह नहीं थी, जिसको परवाह थी वो भारतीय संविधान की, जिस संगठन के नाम से लिखा जाता था कि भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है, अगर एकमात्र उम्मीद कोई थी तो वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन थी। कहीं भी बात निकले किसी प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कोई और जाति करती, तो कहीं दूसरी जाति करती, कहीं तीसरी जाति करती, कहीं चौथी जाति करती। ये ऐसा संगठन है जिसके अंदर सामाजिक न्याय है,
इसका नेता आसाम समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता पासी समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता समाज का व्यक्ति, कहीं इसका नेता महासमाज का व्यक्ति। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? जहां जहां संघर्ष करने की योग्यता पैदा हुई है, वहां भी नारायण ने कुछ देने का काम किया। बड़े बड़े इसलिए बात आपको बतानी थी कि भीम आर्मी एक जाति, एक धर्म, एक स्थान का संगठन नहीं है। भीम आर्मी भारत के 140 करोड़ लोगों में जो संविधान को मानने वाले लोगों का अपना संगठन शक्ति है, ताकत है। और आप जानते हो देश में कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिस लड़ाई को भीम आर्मी में लड़ने का काम, और समय समय पे दिल्ली में अपनी शक्ति दिखाकर ये बताने का काम किया है। हमारे कर्नाटक के लोग बैठे, तेलंगाना के लोग बैठे, तमिलनाडु के हमारे अध्यक्ष बैठे, समय समय पे ये बताने का काम किया है कि हम मिट तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। ये शक्ति प्यारे साथियों, ये आपके सामने जो 2 करोड़ जनसंख्या, अगर इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान अगर किसने दी है तो भीम आर्मी भारत का टाइम्स मैगजीन में अगर इसका नाम छपा है, आपके छोटे से कार्यकर्ता का दुनिया में 100 बढ़ते नेताओं में अगर किसी कार्यकर्ता के भीम आर्मी के नाम छपा है तो भीम आर्मी के दे। लेकिन आपने इसको साबित करके दिखाया है कि इस बार चलेगा नहीं चलता है। ये साबित करके दिखाया है कि जो टाइम मैगजीन ने कहा था कि आपका कार्यकर्ता भीम आर्मी का चंद्रशेखर जो देश का अकेला वक्तव्य देता है, उस आवाज को अपने पार्लियामेंट में देने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत हमारे मंत्रियों के लोग यहाँ है, दोनों हाथ बांधे कबीले के लोगों को धन्यवाद दीजिए। लोकसभा भेज देते लेकिन आप भेज नहीं पाए। सर लोकसभा में भेज देना तो विधानसभा भेज देना। प्यारे साथियों, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये फूल मेरे आपके में काटा नहीं बन रहा है, नीचे वाला दूसरा ये फूल कर सकते हैं आपके मेरे आपसे मिले काटन। प्यारे साथियों, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए आपको दिखाने के लिए कुछ लेके आया। इसमें कुछ है, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बात एकदम कहते पूरी समय में दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना है, अपनी लीडरशिप से मुझे कहना है, अनुशासन हमारी शक्ति है। हमारा अनुशासन इस स्तर का होना चाहिए कि भले ही हमसे नाराज, भले ही बेचारे के मुंह से हमारा विरोध करे, लेकिन इस बात को जरूर कहिए अपने लोगों हालांकि मैं शासन की कोई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि देश का सबसे अनुशासित संगठन भीम आर्मी ब्रांड है या नहीं? अरे रानी
जिन लोगों को हमने निकाल दिया दिल्ली में, जो नेता किसी पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते, उन्होंने भीम आर्मी के निकाले गए कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 2-2 घंटे बात की। ये भीम आर्मी की संगत है। और यहाँ जिन लोगों को हमने काम करने के लिए से निकाल दिया, उन लोगों को भी दूसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नेताओं में से हाथ मिलाना ज्वाइन कराया, जिनको हमारे यहाँ से निकाला। तो इस देश में अगर नेतृत्व का निर्माण हो रहा है, कार्यकर्ता का निर्माण हो रहा है, पुलिस से डरता ना, कानून के झंडे से गंदे से, ना जेल के बंदे से, वो भीम आर्मी पिछड़ के निकले। मेरा काम अनुवादियों को बजाना, हमको बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर जाए। मेरा काम है इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पागलवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बैंक बेटे की तरफ जो हम का इलाज करते हैं। प्यारे साथियों, आज आपसे 10 साल में कुछ मांग रहा हूं, 2 मिनटों के बताओ। यस। तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है। ये शक्ति का निर्माण हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात, जो भेदभाव करता है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम भाईचारा के विरोधी। हमारा मंचों में विचारधारा नहीं है, उस विचारधारा के समर्थन का विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो, पार्टी के खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों, कमजोरों, हम अपने समाज के तरक्की के खिलाफ। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। मैंने जो शुरू से कहा, आज भी बता रहा हूं, हम ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना व्यक्ति के खिलाफ है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। और जब तक हमारे सामने वाले शरीर में लहू का खतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। आंदोलन मानते हैं। अभी जो राजा ने बहुत शानदार बात कही कि हम रहना रहें, मैं ऐलान से कह रहा हूं, हम रहना रहें, लेकिन हम इस संगठन को जब तक हमने शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल, हजारों साल इस देश की राजनीति में, देश की व्यवस्था में अगर रहेगा, इस बात को हम लोग विश्वास करते हैं। और मैं एक चीज को घोषणा इस बात से करना चाहता हूं, भीम आर्मी में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आज नगर पंचायत का सदस्य है, वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। भीम आर्मी में ऐसा नहीं कोई भी है, ना मैं, ना अध्यक्ष जी, ना महासचिव साहब, ना और कोई साहब, ना और कोई साहब, कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसके अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद में रहेंगे। अगर हमारे बच्चों को भी काम करना है, तो वो भी भीम आर्मी के सामान्य सदस्य बनकर काम करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसमें पीढ़ियां एक ही परिवार का लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं लिखा। हमें संगठन का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि यहाँ आदमी की मेहनत, उसका संघर्ष,
उसका समर्पण, उसका अनुशासन, उसकी शक्ति है। और ये उदाहरण है, अनिल जी गवाह, केंद्र साहब गवाह है, बहुत सारे सिविल वेलफेयर गवाह, बहुत सारे लोग गवाह है कि जो अपने यहाँ विधानसभा के मेंबर रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, जिले के अध्यक्ष रहे, वो अपने अपने प्रदेशों में अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी है, किसी चुनाव नहीं, ये सब है। ये भी महाराज का कार्यकाल का उदाहरण है। आप देख सकते हैं संघर्ष के बदल में जो आज विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर राष्ट्रीय किया गया। तो साथियों, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन का कार्य रुकना नहीं, हम रह रहे हैं कारगर आगे बढ़ना चाहिए, कारगर मजबूत होना चाहिए। और अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो घर से निकलो और बिखरे हुए लोगों के समाज में भाईचारा बढ़ाओ। मानव जाते सिपाही बनो, अपने टूटे हुए भाइयों को गले लगाओ, जिन महापुरुषों के नाम मैंने दिए उनके संघर्ष को करो। मैं बिहार की बात करता हूं, बाबू जगजीवन बाबू और मैं राजनीति को हो सकता है, लेकिन मैं रामदास पासवान जी के जो आज दुनिया में उनके कामों पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत बहुत करके लिखाया है। अगर मतलब मानववादी आपके साथ साथ सदैव रामदास पासवान जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। वो अलग बात है कि आज आपके बेटे उसी दल के साथ खड़े हैं जिस दल में पिछड़ों के अधिकार ये बात हम समझने पड़ेगी। राजनीति पेड़ से राजा तैयार हो गए, यहाँ हम लोग जैसे सिपाही आपके बीच में लगा रहे। नेता जनतावादी है, नेता राजनीति पेड़ से नहीं बनता। जितनी ताकत आप दूसरों को प्रतिकूल दे देना, डंडा फंडा देना मजबूत है, मैं आपसे सारे कह रहा हूँ, समझदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि समझदार मैं बिहार की बात करता हूँ। मेरे भाई बिहार हर तीसरे दिन खबर आती है शेड्यूल कास्ट की बच्ची को रेप करके 8 साल की 12 साल की 15 साल की जला मार। मैं भी आता हूँ लगातार बिहार, पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी में बिहार में मैं लगातार आता हूँ। ज्योति के साथ अन्याय हुआ नर्मदा, छोटी बहन ज्योति, मैं आंदोलन समझौता एक बड़े अधिकारी ने कहा, सर ये आदमी सांसद से का बड़ा खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी सर। एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कहा, चंद्रशेखर भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम आईजी ऑफिस में कोविड का समय था, छू नहीं रहा था कोई किसी, छू नहीं रहा, बाप बेटे को देखना नहीं चाह रहा था। हम आईजी से मिले और हमने आईना कहा कि 20 दिन आपके 21 दिन हमारा, अगर 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो 21वें दिन जो होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। 18वें दिन गिरफ्तारी हुई तो क्या कहते हैं सांसद का खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी। आप गिरफ्तारी हुई और आईजी साहब ने फोन कॉल कर मुझसे बताया कि भाई गिरफ्तारी हो गई, आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें बेईमान के लोगों ने न्याय पाने के लिए संघर्ष किया। कोई आंदोलन जिसमें बिहार हमारा भाग ना ले सकता, कोई बुलाया जाए, सबसे पहले में
मारने के बाद वो नौजवान खड़े होते बंद नहीं बुलाता। और ये बात बिहार में बिहार के रख सके, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ राजस्थान के कितने मामले हैं, अनिल जी और अग्रवाल साहब कितने मामले हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रायकर, कितने मामले हैं हर उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में कितने मामले हैं, बस निकलेंगे हम लोग विद्रोही है, कितने मामले हैं जिनमें लड़ाई हुई है बिहार में। ये कितना बड़ा आंदोलन किया था 12 फरवरी को, 5 लाख लोग तो आए थे सरकार बीमार बहुत सकते बस उस शक्ति से भविष्य में क्या करना है। अगर आपने वोट ताकत से चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में नहीं भेजा होगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरे प्यारे साथियों, तो क्या पार्लियामेंट में आपके नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी ये करने को कर रही है, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी जब कमजोरों पे जुल्म होता है, उनके बच्चों को, उनके घरों को, उनकी जमीन छीन जाती है, मारा जाता है, किसको तो होता है। जो लोग कहते हैं कि मामला तो ठीक था, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने बनाना चाहिए, तो आप मुझे बताओ जब तक ये राजनीति कौन सा राजनीति हमारा समर्थन करता था, बताओ कोई नहीं। आप जो कहते हुए काम हुआ, आप बताओ कौन राजनीति था जो कहता था कि नौजवान और बच्चे हमारे समाज में कर रहे, बताओ कौन कर सकते हैं। मजाक उड़ाते थे, आरोप लगाते थे, आपके आरोपों पे हंसते थे, लेकिन जब आजाद समाज पार्टी का दल आया तो अच्छे की नींद उड़ गई। और कुछ लोग चले कहते थे पार्षद नहीं बन पाएंगे, सभासद नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन नहीं जीत पाएंगे, और जैसे जनता ने कहा कि अहंकार अच्छा नहीं होता और जनता ने वोट की छोड़ दी और आपका ये कार्यकर्ता सांसद बन गया, सब कुछ विमत हो गई। अमर ज्योति जी गवामा में प्रधान जी गवामा तो सवाल एक सियासी ने हमसे कहा कि विकास करेंगे, बात कर दे सारी और आखिरी मौके पे धोखा दे दे। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको लगता है कि गुलाम है, ये इसको हराने के लिए हमें वोट करेंगे, उसको हराने के लिए वोट करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए वोट करेंगे, ये उनको लगता है। आप किसी को ताकत दे दो, आपके पास ताकत नहीं होगी। सांसद तो पक्ष में बहुत सारे हैं, अगर आपका सांसद नहीं होता बताओ क्या आपके वाली खाता क्या, बताओ तो खाता क्या। उत्तर प्रदेश में अपने मिलकर करने की बात कही, उत्तर प्रदेश की एक पार्टी ने हमसे वादा किया था हमारी हमने सब पर भरोसा किया और उन्होंने सबने पूरी कोशिश की कि संगठन में इस पार्टी का आरोप लग जाए कि ये फलानी की बीटी में, इसकी बीटी में, उसकी बीटी में। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब से बीमारी के कार्यकर्ताओं ने संविधान हाथ में उठाया, बड़े बड़े नेता संविधान लेके लगे थे, ये बीमारी की देन है। अगर आज में जन्म होता है तो विपक्ष के लोग थोड़े थोड़े भागते हैं कि पहले हो जाए, हम पहले हो जाए, हम पहले हो जाए। ये बीमारी की देन है। कोई भी जनता किसी के मरेंगे, किसी की तकलीफ में, बहुत सारे डॉक्टर तो बैठ लगा देना, किसी के दुख में नहीं जाना। ये बीमारी की देन है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत विधान से कह रहा हूं, कोई जीते कोई हारे, आपके मुद्दों पे तब तक बात नहीं होगी जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए बिहार में मेरे भाइयों, हमें अपनी तरफ देखना है। अगर सब लोग इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी क्यों बनाता? बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई?
उस समय बहुत सारे पार्टी थे, कांग्रेस थी, लेफ्ट थे, अकाली दल थे, मुस्लिम लीग थे, बाबा साहब ने पार्टी में क्या बाबा साहब समझदार नहीं थे? बताओ है उनके जितना विद्वान कोई नहीं था ना, अभी तक नहीं है कोई। आज के बाद संजीत है ना नहीं है? मैं गया था अमेरिका, ओलंपिया यूनिवर्सिटी में लगी है स्टैचू सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर की लगी है स्टैचू मैंने देखी। तो आप समझिए बाबा साहब से पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि जब तक हमारे हाथ में ताकत रहेगी हमारी समस्या को कोई जोड़ेगा। बाबा साहब चले गए, आखिरी पार्टी बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया आरपीआई का, आरपीआई काम करने लगी, लेकिन आरपीआई के जरिए बहुत बड़ी शक्ति नहीं बनी जाएगी हमारी। मानव काशीराम साहब ने बहुत चलता है, उन्होंने देखा क्या मानव काशीराम साहब कमजोर थे या गैर जिम्मेदार थे या बाबा साहब के विरोधी थे? नहीं, ना बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी थे, ना कमजोर थे, ना किसी की टीम थी। वो तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। उन्होंने अपने नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, समाज को समझाने निकले, राजनीतिक पार्टी बनाई, सामाजिक संगठन बनाया, कर्मचारियों का संगठन बनाया, और आजाद समाज पार्टी मैदान में है तो वो इसलिए मैदान में है क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे लोग में आंसू नहीं सीखे हैं। ये बिहार में अच्छी तरह जानता है। क्या बिहार का नौजवान पलायन नहीं करता है? बताओ साथियों, करता है नहीं करता है? करता है। सबसे ज्यादा मजदूर कहां से जाते हैं देश में? बिहार से। क्यों ये मजदूरों में प्रदर्शन है क्या? सबसे ज्यादा आईएएस यहां से जाते हैं और सबसे ज्यादा मजदूर भी यहां से। क्यों? इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ की सरकार का फर्क नहीं पड़ता और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। इससे पहले सरकार नहीं सबके लिए कह रहा है, सबके लिए प्लान हुआ और मैंने तो कोरोना काल देखा है। मंजूर बैठे मेरे आज भी याद है दिल्ली में जब कोरोना काल था, मजदूरों को निकाला गया था, बस स्टैंड में जगह नहीं थी, रेलवे लाइन बंद थी, रेलवे चल रही थी, किसी सरकार ने यहाँ की वजह दिल्ली की आपको घर तक भेजने के लिए रेल की व्यवस्था नहीं थी जो आज पुल बरसाने के बाद हमने तो क्या बात देखा, इधर से डंडा मारते, कोई के नीचे को जाता था, सड़े भूखे कोशिश कर सकता देते खाओ, क्योंकि हमारे लोग दर्द होता मजदूर, हमें तकलीफ होती है उनके आंसू से। कोई अपने बच्चे को बैठ कर लटका के पैदल पैदल आता, कोई ट्रेन में आके मर गया, कोई प्यास से मर गया, तो पूछने वाला नहीं। ये जिंदगी है मजदूरों की। और आप देखो इन वर्गों में 80% मजदूर आ रहा है। बिहार में गया, जब बाढ़ आती है 3 महीने किस तरह के हालात होते, क्या हाल है? एक तरफ हम चांद चले गए, मंगल की तस्वीरें भेज रहे, दूसरी तरफ हम बिहार में बाढ़ का हाल नहीं। क्यों? क्योंकि बाढ़ के नाम पर हर साल पैसा आता है, आपदा के नाम पर उस पैसे से अपने घर भर जाते हैं। ये सब काम है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहते हैं, देखना चाहता हूँ। जब आप दोनों हाथ उठाओगे तो दिखाऊंगा। ये महिलाओं के हाथ नहीं उठे तो इसलिए मैंने दिखाया। अच्छा उठ गए, उठ गए। आपको धीरे धीरे देख रहे ऐसा ना धीरे धीरे निकाले आ जाए, इनकम टैक्स ऐसे आ जाए और आए जाए जो अपने बात को माना पड़ेगा। हम पे जो है वो आपका ये हीरे आए हैं कवई, अजनपुर, विधानसभा आलापुर, अम्बेडकर नगर, ये हीरे वहां से आए हैं। और ये दूसरे हीरे भी अम्बेडकर नगर के हैं और ये तीसरे हीरे भी अम्बेडकर नगर के। और ये हीरे भेजे हमारे लिए
हमारे परिवार के लोगों ने, यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा सांसद बनेगा, सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए थे। ये वाले देखो, मैं बताता हूं ये हीरे कहां से आए, कब आए। ये हीरे आए तब जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा, अम्बेडकर नगर के लोगों ने भेजे। ये देखो, इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो ये सिक्के, इनको कमाने में मेरे लोगों को सबसे पैर का पसीना आया होगा। देखते ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये हीरे हैं। ये देखो, दिखे कैमरे वाला दिखाओ भाई, दिखे नहीं दिखे? ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माँ ने भेजे थे, मेरी बहनों ने भेजे थे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊंगा। और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर मानव काशीराम साहब महामूसों अधूरा काम उसको पूरा करा। मैंने पैसे जिस दिन देखे तो मैंने उनको खर्च नहीं किया, मैंने उनको उठा के रख ली। इसलिए रख लिए कि मुझे याद आए कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बना। क्या बात है। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाला नेता बनते रहेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहाँ रहते हैं? महलों। जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं फर्क पड़ता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती है। मुझे और इस मंच में बैठने वाले का फर्क पड़ता है। जब भूख के कारण किसी का बच्चा घर में होता है फर्क पड़ता है, क्योंकि हम आपस में इसलिए आपको दिखाने के लिए लाया कि जितने नोट मिले उतने नोट मिले। एक पैसा किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे। अच्छा मेरा विश्वास। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामे प्रधान जी, दूसरे कमल बराड़ा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, इकबाल साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने, रविंद्र भारती जी अपना घर नहीं देखा। और मैं धन्यवाद दूंगा जोर भाई का, सुल्तान भाई का और आसिफ भाई का। क्यों?
जौहर भाई ईद पे अपने घर गए अपने बच्चों के बीच, कासिफ भाई ईद पे अपने घर गए अपने बच्चों के बीच, और इसकी सुल्तान की कहां सुल्तान, इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी माँ सुल्तान वो हॉस्पिटल में थी, ये घर में गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम हमारी बात को कोई उठाएगा नहीं। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं कहता जो साहब का हाथ मारते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होंगे, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने जाए। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से नहीं डरती, 16 महीने जेल काटे लेकिन उठ नहीं कहा। ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाठियां खाई लेकिन कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं करने दिया। सच्ची तमन्ना है इसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में, मैं सच कह रहा हूं, घबराना मत, मरने वाला नहीं होगी और झेलने वाला नहीं याद आता मेरे साथ। इससे 3 दिन से हालात है कि बैठ नहीं पा रहा हूं। आज हवाई जहाज का सफर कैसे किया मैं जानता हूं इस बात को, और मेरे साथी जानते हैं, लेकिन ये दर्द मुझे नहीं दे सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब इसने भी पेट में भरा तो गोलियां चलाई, गोलियों से भी बच गया, गोली से भी नहीं मरा। उस दिन ये समझ में आया कि जन्म सिर्फ पैदा होकर रोटी खा के और दोबारा जन्म खत्म होने के लिए नहीं मिला, ये जन्म कुछ करके दिखाने के लिए मिला। लोग कोरोना से मुझे खांसी जुकाम बुखार हो गए, और अगर गोली भी आपके भाई का सीना नहीं चीर पाई, आपके भाई के सांस नहीं खींच पाई, तो उस दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको कह रहा हूं बिहार में मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में आए हो, अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बनाकर समाज को तैयार करो, और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ कर बैंक को आजाद समाज पार्टी। आप कह रहे हो बहुत जिम्मेदारी से, लोग कहते हैं अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा, भीड़ में चल जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं है पार्लियामेंट में। कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेना। अगर 543 में आपका अकेला सांसद नहीं दिखाई दिया, तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई नहीं सकती। लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैंने सिखाई रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाने की लड़ाई कैसे आप लोग सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा किसके अंदर हो सकता है? सोचो, जहां एक लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आप बताओ एसआईआर के जरिए क्या आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है? बताओ। यस यस, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। आपको रक्षा करनी पड़ेगी, आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, एक एक आदमी को जांच करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है, बाबा साहब ने अपने वोट हथियार के तौर पर दिए। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के, और फिर हमारी छोटी सी गाड़ी गली में उतर कर हमारे टूटे से मकान में झोपड़े में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम बार बार वोट इधर वोट हमारे काम नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार ना दिलाते तो ये जो अपने आपको पैसे वाले समझते हैं, ये आपके बच्चों में गुस्से नहीं आते। आज अगर ये आते हैं
चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं। आपके पैरों पे हाथ लगाते हैं, आपके बीच में बैठ के खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, इस वोट की वजह से। ये वोट आपने नहीं, आप लोग सोचो, आप इतने लंबे समय से वोट देते हैं, आपका क्या बना? कुछ नहीं। तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा, फिर करोगे क्या? करोगे बताओ, इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वाला एक बात और हमसे सीख लो, बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपका साथ मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग बात करेंगे। मेरी बात और उत्तर प्रदेश की गूंज आप तक आ रही है नहीं आ रही है? कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम की पार्टी। अभी इलाहाबाद वालों ने बताया कहां की पार्टी है? बताया नहीं बताया? बताया नहीं बताया? चाहे विरोध कोई आलोचना में लिखा हो, मीडिया ने, इसी मीडिया ने लिखा ना कि 5000 कार्यकर्ता एक तरफ, 10,000 कार्यकर्ता एक तरफ। ये कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ, आप पैसे लाए हो क्या? उनके ब्याह से, मोटरसाइकिल से, रेल में, बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लुटा के इतना बड़ा दर्शन हुआ है। ये पैसे से नहीं आया, जो पैसे में आया जो पैसा में आया है वो जोर से हाथ में करके दिखा रहे हैं। जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आ जाए, एक बार जमीन में इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहिए। अगले 1 मिनट के अंदर चाहे कोई जगह मुझे बैठा, जमीन पे, कुर्सी पे, कहीं ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अनुशासित नहीं, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन भी किसी के अंदर नहीं है जैसा बिहार में है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कपड़ों की परवाह मत करो। मैं जानता हूं कपड़े मीडिया के लोग हैं, मंच पे भी लोग हैं, सभी के लिए ना मंच वाला खड़ा रहे, ना सामने वाला खड़ा रहे। तुमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा तो नहीं देखना, साथ हो जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो है वो इनकी वजह से ऐसा था। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं लोकतंत्र में। ये हमारे साथ आपसे कह रहा हूं कि 5 मिनट आपसे बात आपको बिहार के भाइयों, बिहार की बहन माओ, नौजवान साथियों, झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपने बस्तियों को, अपने बूथ को, अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगा। आपने सबको मौका दिया है, यहां कोई सरकार आपके बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार भी बनी तो आपकी वजह से बनी, आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी, लेफ्ट से लोगों को मौका मिला आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोग को मौका मिला आपकी वजह से मिला।
पार्टी का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे सुनो आज की बात, टीवी चैनल पे बैठ के कहेंगे कानपुर वाले हमारे वाल्मीकि भाई साहब बने हुए यही से लिख रहे हैं। टीवी चैनल पे क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है, वो पार्टी इसको नुकसान पहुंचा रही है। आप मुझे बताओ, अभी जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ कौन सी पार्टी के लोग भाग के जिनकी वजह से सरकार दोबारा से बनी, बताओ कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? जोर से बताओ। हमारा मेंबर थे क्या? नहीं। हमारा मेंबर भागा क्या? हमारा मेंबर को भगा सकता है क्या कोई? नहीं। फिर मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीनियर पत्रकार साथी बैठे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के 20 महीने चले गए भाजपा में और सरकार बदल के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। किसने मेंबर भागे? कांग्रेस। आप ये जानते हो हम आपके पिछले बने, हम आपका झंडा लाए, आप नेता बना, कुर्सी बैठा, हमारा आदमी नीचे बैठा, काय बैठा, हमारा आदमी कुर्सी पे बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी पे। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपका पिछला दूध है। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ ट्राइब वालों को क्या दोगे? बताओ मुसलमानों को क्या दोगे? बताओ क्षेत्रों में क्या हिस्सेदारी दोगे? बताओ निजी क्षेत्रों में क्या दोगे? बताओ प्रमोशन रिजर्वेशन दोगे नहीं दोगे? बताओ पेमेंट दोगे नहीं दोगे? बताओ लोन दोगे नहीं दोगे? बताओ दोनों में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे नहीं दोगे? हम जो वोटर है अपने से वोटर बनेंगे, हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे। और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहाँ बीजेपी की सरकार है, अत्याचार चलेगा, कर्नाटक में नहीं दिखेगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात है, हम थे सबसे पहले सच यार के साथ हम थे जो नीतीश जी के पास गए, जिन्होंने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए। सर आपको ये गठबंधन छोड़ के आपको उधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 की सत्ता हम थे जो हम गए थे, हमने कहा अरे ये देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब महागठबंधन में मौका मिला, मन चाहिए तो इधर आ गए। कौन किसकी ड्यूटी में, कौन किसका एजेंडा, सब जानता है। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो। जो आज आगे दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाकर बात कर ले, अगर आप एकजुट हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपके ऑफिस के बाहर ना खड़े होकर मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। और अगर आपने मेरी बात को पहरा देने की हाथ पकड़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, अब इतनी मेहनत से दिखाएंगे कि अपने आप को बड़े बड़े दल समझते हैं, वो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर टाइम लेके मिलने आएगा, ना तब क्या देखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बन कर लू निकल लू, नजर लग जाएगी इनको, इन हीरो को छुपाना पड़ेगा, वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, टैक्स वाले आ जाएंगे।